हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के मॉक टेस्ट जो कि आपके DSSB के एग्जाम, LT ग्रेड और बिहार PGT के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही के दौरान योनि से दर्द रहित रक्तस्राव का अनुभव होता है। रक्तस्राव का संभावित कारण क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको थर्ड मंथ में क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो इसका रीजन क्या है, आपको इसका कारण बताना है। ऑप्शन में है गर्भाशय संकुचन के कारण, अस्थानिक गर्भावस्था के कारण, या प्लेसेंटा प्रीविया जिसको हम पूर्व खेड़ी के नाम से भी जानते हैं, या गर्भपात के कारण। तो आप लोगों को इसका क्या बताना है, रीजन बताना है कि किस कारण से होता है। तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को थर्ड मंथ में क्या होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो इसका अर्थ होता है प्लेसेंटा प्रीविया के कारण ये हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है अभी आपका बिहार एस्टेट का एग्जाम हो चुका है। तो जिस हिसाब से बिहार एस्टेट अपने पहले क्या पूछ रहा था, पहले इजी क्वेश्चन पूछ रहा था, उसके बाद बिहार एस्टेट वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड कर दिया गया थोड़ा सा पहले से। तो हमें अब हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इजी तो करनी है, इजी तो सब लोग कर देते, इजी टू हार्ड, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ हमें आगे बढ़ना है, जिससे हम हर तरीके के क्वेश्चन को अपने आगे सॉल्व कर सके। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक गर्भवती महिला अपने 32वें सप्ताह में अचानक नियमित दर्दनाक संकुचन के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पेल्विक दबाव का अनुभव करती है। उसको क्या हो रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे 32वें सप्ताह यानी कि 32 वीक में क्या करती है, अचानक दर्द का अनुभव करती है। और पेनफुल दर्द होता है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और कहाँ होता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है और पेल्विक दबाव का अनुभव करती है। तो ये क्या है, आपको ये बताना है। समय से पहले प्रसव है, सामान्य गर्भावस्था बेचैनी है, अपच है, या ब्रैक्सटन हिंकस संकुचन है। तो ये जो हो रहा है ना, ये प्रोसेस जो होता है वो होता है समय से पहले डिलीवरी की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला के चेहरे, हाथों और पैरों में अचानक स्वेलिंग आ जाती है यानी कि सूजन आ जाती है। वह लगातार सिरदर्द और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत करती है। संभावित चिंता क्या हो सकती है। क्वेश्चन ये पूछा है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके चेहरे पर, हाथों और पैरों में क्या हो रहा है, अचानक स्वेलिंग आती जा रही है और उसको सर दर्द की दिक्कत है, उसके विजन में भी यानी कि दृष्टि में भी बदलाव की शिकायत है। तो ये किस कारण से हो रहा है, यानी कि क्या है, आपको ये बताना है। मंद खाद्य विषाक्तता है यानी कि माइल्ड फूड पॉइजनिंग है, या आपका प्री एक्लेम्सिया है, या निर्जलीकरण है जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, या सामान्य गर्भावस्था परिवर्तन है जिसको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंज बोलते हैं। तो ये जो कारण होता है ना, ये आपका प्री एक्लेम्सिया का कारण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्री एक्लेम्सिया में क्या देखा जाता है, प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे, हाथों और पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है और उसको कंटिन्यू क्या होती है, सर दर्द की शिकायत रहती है और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला को गंभीर, लगातार मतली और उल्टी का अनुभव होता है, ठीक है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको क्या हो रहा है, कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है। और मतली का मतलब होता है जी मचलाना, ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग होगी पर होती नहीं है, वो मतली कहलाता है। और जिससे क्या हो रहा है, जिससे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है और वजन कम होने लगता है यानी कि वेट लॉस भी होता है। तो वह किस स्थिति का सामना कर रही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है गर्भकालीन उच्च रक्तचाप एंड हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, या खाद्य विषाक्तता जिसको हम फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं, या मॉर्निंग सिकनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक गर्भवती महिला नियमित संकुचनों का अनुभव कर रही है
जो प्रबल और लगातार होते जा रहे हैं, वह लगभग 3 सेंटीमीटर विस्फारित है, वह इस समय प्रसव के किस चरण में है। ठीक है, आपको ये बताना है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है कि संकुचन हो रहे हैं, उसे फील कर रही है वो, जो क्या हो रहे हैं, जो कंटिन्यू हो रहे हैं, और वो लगभग क्या है, वह लगभग क्या है, 3 सेंटीमीटर तक विस्फारित है। तो यह इस समय मतलब आपको ये बताना है कि डिलीवरी का आपका कौन सा स्टेज है। ऑप्शन में है तीसरा चरण है, दूसरा चरण है, पहला चरण या सक्रिय चरण है, या पहले चरण में आपका अव्यक्त चरण है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये आपका कौन सा है, पहला चरण है और लेटेंट फेज। अव्यक्त चरण को हम बोलते हैं लेटेंट फेज। तो फर्स्ट स्टेज है आपकी और लेटेंट फेज है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला अपनी पहली तिमाही में अचानक पेट में ऐंठन और योनि से भारी रक्तस्राव महसूस करती है। महिला की योनि से ऊतक जैसे पदार्थ का रक्तस्राव हो रहा है, उसे क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अचानक पेट में ऐंठन और वजाइनल ब्लीडिंग को फील करती है। तो जो आपकी फीमेल है, तो महिला की वजाइनल टिश्यू जैसा पदार्थ निकल रहा है, यानी कि क्लॉटिंग हो रही है। तो उसको क्या हो रहा है ये बताना है आपको। गर्भपात हो रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया, या स्थानिक गर्भावस्था है, या सामान्य गर्भावस्था परिवर्तन है। तो ये जो सिम्टम्स दिखाई है ना, ये आपके गर्भपात यानी कि मिसकैरेज के लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके एग्जाम में आए हुए PYQ है, तो आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, परामर्श सत्र के दौरान परामर्शदाता सिर हिलाता है, आंखों से संपर्क बनाए रखता है और कभी-कभी समझ दिखाने के लिए ग्राहक के बयानों को संक्षिप्त रूप में बताता है। परामर्शदाता किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन कि काउंसलिंग सेशन में, परामर्श सत्र को हम बोलते हैं काउंसलिंग सेशन। तो काउंसलिंग सेशन के दौरान जो काउंसलर होता है ना, वो क्या करता है, अपने सर को हिलाता है, आंखों से संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट बनाए रखता है, और कभी कभी समझ को यानी कि अंडरस्टैंडिंग को दिखाने के लिए जो उसका कस्टमर होता है उसको संक्षिप्त रूप में बताता भी है। और जो काउंसलर होता है ना, वो किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है, आपको ये बताना है, यानी कि किस कम्युनिकेशन स्किल का वो यूज कर रहा है। ऑप्शन में निर्णय करना, जवाब देना, विमर्शी श्रवण या व्यवधान डालना। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, उसमें आ जाएगा वो क्या कर रहा है, चीजों को अच्छे से सुन रहा है, यानी कि विमर्शी श्रवण हो जाएगा। विमर्शी श्रवण को हम जानते हैं रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने में झिझकता है। ये नहीं है आपका, ये क्वेश्चन आपका यहां से होगा, एक मरीज। ठीक है, ये कुछ नहीं है आपका, ये है एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने से झिझकता है। परामर्शदाता एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक वातावरण बनाकर उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परामर्शदाता किस तकनीक का अनुभव कर रहा है, आपको ये बताना है। सहानुभूति का अनुभव कर रहा है, व्याख्या का अनुभव कर रहा है, प्रतिरोध का अनुभव कर रहा है, या सक्रिय रूप से सुनने का अनुभव करता है। इसको मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपका ये होगा कि देखिए, एक मरीज अपने जो दर्दनाक अनुभव होते हैं ना, जो उसके पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसके बारे में बात करने से भी क्या होता है, झिझकता है, यानी कि उसको क्या होता है, हेजिटेशन होती है। तो जो आपका परामर्शदाता है ना, यानी कि काउंसलर, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट को बनाता है और क्या करता है, गैर निर्णायक, क्या चीज, गैर निर्णायक यानी कि नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और जिससे क्या, जिससे जो क्या है,
जिससे वह अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सके। इसके लिए प्रोत्साहित करता है व्यक्ति को। तो जो आपका काउंसलर है ना, वो किस टेक्निक का यूज कर रहा है आपको ये बताना है। एम्पैथी का यूज कर रहा है, यानी कि सहानुभूति। इंटरप्रिटेशन का यूज कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका व्याख्या हो जाएगा। कंफर्मेशन का यूज कर रहा है, या आपका एक्टिव लिसनिंग का यूज कर रहा है। तो जो आपका इसमें काउंसलिंग टेक्निक का यूज कर रहा है वो होता है आपका कौन सा, सहानुभूति, यानी कि क्या हो जाएगा, एम्पैथी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला पूर्णतः विस्फारित है और उसके बच्चे का सिर गर्भनली से उतर गया है। संकुचन के दौरान वह सक्रिय रूप से जोर लगा रही है। वह प्रसव के किस चरण में है आपको ये बताना है। यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो फुली क्या है, डिलाइटेड है, और उसके बेबी का जो सिर है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, गर्भनली यानी कि कैनल से बाहर आ चुका है। तो वह सक्रिय रूप से क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, एक्टिव रूप से फोर्स कर रही है। तो वह अपनी डिलीवरी की किस स्टेज में है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है चौथे चरण में है, तीसरे चरण में है, दूसरे चरण में है, या पहले चरण यानी कि अव्यक्त चरण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वो कौन से सेकेंड स्टेज में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, ये आपका कौन सा है, एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका लेंदी है तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन पूरा ठीक से दिखाई दे। क्वेश्चन है आपका, परामर्श मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। इसका रीजन दे रखा है कि परामर्श व्यक्तियों और परिवारों को गर्भावस्था, प्रसव और प्रारंभिक बचपन के दौरान उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें ए गलत है और आर सही है, ए सही है और आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका अभिकथन है यानी कि जिसको हम बोलते हैं एजर्शन, वो है परामर्श मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एक अभिन्न अंग है। ये बात एकदम ठीक है। इसका रीजन बताया गया है कि परामर्श व्यक्तियों और परिवारों को गर्भावस्था, प्रसव और प्रारंभिक बचपन के दौरान उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसका रीजन भी ठीक है। तो जब ये दोनों ठीक है तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, एक विवाहित जोड़े को संचार समस्याओं और बार बार झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने रिश्ते की गतिशीलता को बेहतर बनाने और समस्याओं को हल करने के लिए परामर्श चाहते हैं। इस परामर्श की प्राथमिक आवश्यकता क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि एक मैरिड कपल है, वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इशू है और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, यानी कि झगड़ों का सामना उनको ज्यादा करना पड़ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने रिश्तों की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए इस समस्या को क्या कर रहे हैं, हल करने के लिए परामर्श चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी कोई काउंसलिंग कर दे तो अपने रिश्तों को अच्छे से वो निभा पाए। तो ये क्या है, ऑप्शन है कानूनी सलाह प्रदान करना, संचार में सुधार करना और संघर्षों को हल करना, दोष देना, या रिश्ता ही खत्म कर लेना। तो वो क्या कर रहे हैं, खुद से ही चाह रहे हैं कि उनकी वो अपने रिश्ते की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए और अपनी समस्या को हल करने के लिए, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो बी होगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वो क्या चाहते हैं, संचार में सुधार करना चाहते हैं और अपने संघर्षों को हल करना चाहते हैं, यानी कि टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला शाकाहारी है और पर्याप्त प्रोटीन पाने को लेकर चिंतित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके प्रोटीन के
का अच्छा स्रोत हो सकता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में प्रसंस्कृत नाश्ता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका फलियां, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है आपका दाल और सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए दिया है आपका दाल और सेम और फल और दूध। तो देखिए एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो वो वेजिटेरियन है। तो वो चाहती है कि वो अपने डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ले। तो उसके लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत तो फलियां हो जाएंगी, जैसे दाल हो गए, सेम हो गए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था से पहले एक गर्भवती महिला का वजन औसत होता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल होता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना उसके लिए स्वस्थ माना जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है डायरेक्ट कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका कितना वेट बढ़ना आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन में है 40 to 45 पाउंड, 30 to 35 पाउंड, 20 to 25 पाउंड एंड 10 to 15 पाउंड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 to 25 पाउंड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में अगर वैसे किलो में देखें तो 12 किलोग्राम वेट बढ़ना नॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एक गर्भवती महिला को भ्रूण के विकास में, भ्रूण होता है आपका एम्ब्रियो, ठीक है, तो एम्ब्रियो के विकास में सहायता के लिए अपने आहार में फॉलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन में चीनी युक्त अनाज, पत्तेदार साग जैसे पालक, ठीक है, और आपके केले, ये काले नहीं केले हो जाएंगे, और है आपका साबुत गेहूं की रोटी या सफेद चावल। तो फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत कौन सा होगा, फॉलिक एसिड का आपका अच्छा स्रोत होगा पत्तेदार साग, जैसे पालक हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका अगेन कौन सा आ गया, एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, एजर्शन है आपका, MCH में परामर्श मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहता है, ठीक है। इसका रीजन बताया गया है। MCH में परामर्श एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मातृ एवं शिशु कल्याण के भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार करता है। तो राइट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं इसमें, ए गलत है और आर सही है, ए सही है और आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, और लास्ट ऑप्शन है आपका कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो जाएगा। देखिए जो आपका MCH में परामर्श मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित होता है, ये बात तो एकदम गलत है आपकी, तो ए तो आपका गलत हो गया। रीजन दिया हुआ है, MCH में परामर्श एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मातृ एवं शिशु कल्याण के भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी विचार करता है, ये बात एकदम ठीक है। तो ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन को आप लोग ठीक से पढ़ेगा, यानी कि आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर ऑफ एडोलसेंट डिप्रेशन, ठीक है। ऑप्शन में है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अवसाद का पारिवारिक इतिहास, जो आपका अवसाद दिया है ना, अवसाद बोलते हैं डिप्रेशन को, ठीक है, मादक द्रव्यों को सेवन और उच्च शैक्षणिक उपलब्धि। तो कौन सा ऐसा है जो एडोलसेंट पर्सन के लिए डिप्रेशन का कारण नहीं है। तो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी होंगी तो ये भी डिप्रेशन का कारण होगा। उसकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी होगी जिसमें डिप्रेशन है तो ये भी आपका कारण हो सकता है। मादक द्रव्य का सेवन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। पर उच्च शैक्षणिक उपलब्धि ये नहीं होगा आपका कारण, तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हाई एकेडमिक अचीवमेंट। क्लियर है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के किस चरण में
तेजी से शारीरिक विकास होता है जिसमें रेंगने और चलने जैसे मोटर प्रेरक कौशलों का भी विकास शामिल है। तो आपको ये बताना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में किस स्टेज में तेजी से शारीरिक विकास होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ना वो तेज गति से होता है, जिसमें क्या है, जिसमें रेंगने और चलने जैसी मोटर कौशलों का भी विकास शामिल होता है। ऑप्शन में एडोलसन है, टॉडलरहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है और इन्फेंसी है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन्फेंसी, क्योंकि इन्फेंसी के टाइम पीरियड में जो आपका शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है। इसी में आपका रेंगना चलना ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती है। इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है आपका 0 to 2 ईयर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण सहित अपने भाषा कौशलों को विकसित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में एडोलसन है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है एंड टॉडलरहुड है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टॉडलरहुड। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाल विकास में यानी कि क्या हो जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के किस स्टेज के दौरान बच्चे आमतौर पर शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण करना और अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट को विकसित करना शुरू कर देते हैं, तो टॉडलरहुड में शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अधिक प्रभावित करता है, यानी कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अधिक इफेक्ट करता है। ऑप्शन में है साथियों से रिश्ते यानी कि पीयर रिलेशन, माता पिता के स्नेह यानी कि पेरेंटल वार्मथ, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, शारीरिक बीमारी यानी कि फिजिकल इलनेस। तो कौन सा कारक है जो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज्यादा इफेक्ट करेगा, वो होता है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं है, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन आपका अगला ये है कि बाल विकास ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स 4 साल के बच्चे का वजन और ऊंचाई लेती है और उम्र के लिए ऊंचाई 2 SD से कम पाती है। इसका संभावित कारण क्या है, यानी कि क्या है कि एक वर्किंग नर्स है, वो बाल चिकित्सा में काम करती है, ओपीडी में काम करती है, और एक क्या करती थी, 4 साल के बच्चे का हाइट मेजरमेंट करती है, वेट मेजरमेंट करती है, पर उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट होती है ना वो 2 SD से कम पाई जाती है। तो ये इसका रीजन क्या हो सकता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में कोई कुपोषण नहीं, हाल में कुपोषण, तीव्र कुपोषण या दीर्घकालीन कुपोषण। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, दीर्घकालीन कुपोषण। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के किस चरण में पहचान की खोज होती है, जिसमें आत्म पहचान और समाज में किसी के स्थान के बारे में प्रश्न शामिल होता है। ऑप्शन है इसके मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में किस स्टेज में पहचान की खोज होती है, क्या होती है, किसकी खोज होती है, पहचान यानी कि आइडेंटिटी की खोज होती है, जिसमें आत्म पहचान सेल्फ आइडेंटिटी और समाज में किसी स्थान के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडोलसेंस। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खुद की पहचान आत्म पहचान तभी होती है एडोलसेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक बचपन के चरण के दौरान एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और साथियों के साथ बातचीत करने की क्षमता निम्नलिखित में से किससे बहुत प्रभावित होगी। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है प्रारंभिक बचपन में, प्रारंभिक बचपन आपका हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज में एक बच्चे अपने इमोशंस को नियंत्रित करने और साथियों के साथ यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत करने की क्षमता किससे प्रभावित होगी, किससे ज्यादा इफेक्ट होगी, आपको ये बताना है। शारीरिक विकास में, खेल गतिविधि से,
सामाजिक आर्थिक स्थिति से या आनुवंशिक कारक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनुवंशिक कारक से, क्योंकि बात हो रही है प्रारंभिक बचपन की। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेनेटिक फैक्टर जिसको हम कहते हैं आनुवंशिक कारक। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है, यानी कि कौन सा फैक्टर ऐसा है, कौन सा फैक्टर आपका ऐसा है जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का इफेक्ट डालता है, किस पर इफेक्ट डालता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पर, यानी कि बाल विकास पर। ऑप्शन में रक्त प्रकार, विरासत में मिले लक्षण, माता पिता की शिक्षा का स्तर या आनुवंशिक पूर्ववर्ती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि माता पिता का शिक्षा का स्तर, यानी कि पेरेंटल एजुकेशन लेवल, ये बहुत असर डालता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? स्कूल में उपस्थिति का, शारीरिक स्वास्थ्य का, संज्ञानात्मक क्षमताएं का या पारिवारिक रिश्ते का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पारिवारिक रिश्ते। तो किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस के दौरान जो किसका इमोशनल इफेक्ट पड़ता है ना, इमोशनल डेवलपमेंट पर सामान्य इफेक्ट पड़ता है, पारिवारिक रिश्ते यानी कि फैमिली रिलेशनशिप का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर घनिष्ठ मित्रता बनाना और साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में संलग्न होना शुरू कर देते हैं? यानी कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में किस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, एकदम पक्की वाली दोस्ती बना लेते हैं और अपने फ्रेंड के साथ कोऑपरेटिव गेम खेलना शुरू कर देते हैं? एडोलसन में, अर्ली चाइल्डहुड में, टॉडलरहुड में या इन्फेंसी में? तो ये जो प्रोसेस चलता है ये होता है अर्ली चाइल्डहुड में। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कोऑपरेटिव प्ले खेलना शुरू कर देते हैं अपने पीयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख है और विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान प्राप्त करने पर केंद्रित है? यानी कि कौन सा क्या है आपका क्वेश्चन, क्या पूछा है, कौन सी काउंसलिंग ऐसी है जो गोल ओरिएंटेड है और फोकस किस पे है, आइडेंटिफाइंग एंड अचीवमेंट सॉल्यूशन ऑफ टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है? ऑप्शन में है आपके अस्तित्वपरक चिकित्सा, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं REBT, गेस्टाल्ट थेरेपी एंड मनोविश्लेषण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसको हम बोलते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, ये REBT की फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस कारक का बच्चे के सामाजिक विकास पर सबसे अधिक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? ऑप्शन में स्वास्थ्य देखभाल तथा सीमित पहुंच, शिक्षा तक पहुंच का अभाव, लगातार और सहायक देखभाल करता या हिंसा के संपर्क में आना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लगातार और सहायक जो देखभाल मिलती है ना, यानी कि क्या होती है आपका कैसे कंटिन्यू क्या मिलती है आपको, सहायक यानी कि सपोर्टिव केयर गिवर्स जो होते हैं ना, हमारे देखभाल करता जो होते हैं, हमें पॉजिटिव प्रभाव यानी कि इससे हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, परामर्श के किस नैतिक सिद्धांत में ग्राहक की जानकारी को तब तक गोपनीय रखना शामिल है जब तक कि दूसरे को नुकसान से चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने का कर्तव्य ना हो? ऑप्शन में उपकार है, स्वायत्त है, गोपनीयता है या सूचना सहमति है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गोपनीयता, जिसको हम ऑटोनॉमी के, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्फिडेंशियली के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस चिकित्सीय दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है जो विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकों को तत्वों को जोड़ता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, उस चिकित्सीय दृष्टिकोण को क्या कहा जाएगा
जो विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकों के तत्वों को जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन में है व्यवहारात्मक परामर्श, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श, साकल्यवादी परामर्श जिसको हम हॉलिस्टिक काउंसलिंग के नाम से जानते हैं, एंड लास्ट है आपका उदार परामर्श जिसको हम इलेक्टिक काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्टिक काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो आपका संकट परामर्श होता है ना, क्राइसिस काउंसलिंग, कि इसका आपका प्राइमरी गोल क्या होगा? ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण आयोजित करना, संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता लाभ प्रदान करना, और है आपका व्यक्तिगत विकारों का आकलन करना, या पुरानी समस्याओं के लिए दीर्घकालिक चिकित्सा प्रदान करना। तो जो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य होता है संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता प्रदान करना। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा बच्चे शब्दों के अर्थ और वस्तुओं तथा अवधारणाओं के साथ उनको संबंधों को सीखते हैं? ठीक है, मॉर्फोलॉजी कहा जाएगा, प्रॉग्मेटिक्स कहा जाएगा, सीमेंटिक्स कहा जाएगा, या फोनोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट कहेगा। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा बच्चे क्या करते हैं? शब्दों के अर्थ और वस्तुओं तथा अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ उनके रिलेशन को सीखते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सीमेंटिक। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बाल संरक्षण, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए समर्पित है। तो क्या समर्पित है आपको ये बताना है। आईसीएन समर्पित है, यूनिसेफ समर्पित है, यूएनडीपी समर्पित है, या डब्ल्यूएचओ समर्पित है? तो बात हो रही है किसके? बाल संरक्षण, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए जो समर्पण है वो है आपका यूनिसेफ समर्पित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन में पूछा है आपको, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को वर्तमान समय में उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करने पर केंद्रित है? ऑप्शन में आपके एडलरियन थेरेपी, वास्तविकता थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी। तो कौन सा काउंसलिंग ऐसी है जो किस पे? वर्तमान समय में उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनने के लिए केंद्रित है। तो ये थेरेपी का नाम है आपका क्या? गेस्टाल्ट थेरेपी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को वर्तमान समय में उनके विचारों और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करने पर केंद्रित है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि गेस्टाल्ट थेरेपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए ऊष्मायान अवधि क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन में 1 महीने तक, 10 से 15 दिन तक, 2 से 6 दिन तक, या 1 से 2 दिन तक। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए जो आपका ऊष्मायन अवधि होता है जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं वो कितना होता है? तो वो आपका होता है कितना? 2 से 6 दिन तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि रोगी रिकैम्प्सिन दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? ठीक है, क्या कौन सी दवा ले रहा है? रिफैम्सिन दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? इससे त्वचा लाल हो जाएगी, इससे जो यूरिन होता है वो लाल हो जाएगा, या इसे भोजन के तुरंत बाद लेना चाहिए, या इसे टीबी तुरंत ठीक हो जाएगी? तो जो आपकी ये जो दवा होती है ना रिफैम्सिन, जो आपकी रिफेंसिन की टैबलेट होती है, इससे क्या हो जाता है? जो यूरिन आता है ना वो एकदम रेड हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है,
यानी कि आप किसी व्यक्ति की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे परिभाषित करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ऑप्शन है भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो दीर्घकालिक अच्छे स्वास्थ्य को संतुलित करता है, या भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो सामाजिक रूप से वांछनीय शारीरिक गतिविधियों को संतुलित करता है, या भोजन से ऊर्जा का सेवन का स्तर जो शारीरिक गतिविधि को संतुलित करता है, या भोजन से ऊर्जा का सेवन का स्तर जो ऊर्जा व्यय का संतुलन करता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो ऊर्जा व्यय को संतुलित करता है, यानी कि लेवल ऑफ एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड दैट बैलेंस एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में चिकन पॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ ही प्रकट हो जाता है? चेहरे पर फफोले पड़ना, पैरों पर पपड़ी होना, पूरे शरीर पर दाने, या धड़ पर चकत्ते। तो बच्चों में चिकन पॉक्स का जो पहला लक्षण पाया जाता है ना, पहला सिम्टम्स होता है, वो होता है आपका धड़ पर चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, धड़ पर, यानी कि रैशेस पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, आप एक घर में एक महिला को 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते हैं, तो आप मान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय चल रहा है, यानी कि कौन सा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में उपचय है, अपचय है, आधारीय चयापचय है और चयापचय है। तो यदि क्या होगा, 12 घंटे तक एक महिला उपवास और आराम करती है, तो आप मान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो आधारीय चयापचय चल रही है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में देखिए, आपको लोगों को क्वेश्चन मतलब कितने घुमा घुमा के पूछे हुए हैं ना। क्वेश्चन है आपका, आधारीय चयापचय में ऊर्जा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कि आपको ये बताना है कि बेसल मेटाबॉलिज्म में ऊर्जा का उपयोग यानी कि एनर्जी का उपयोग किस पर्पज से किया जाता है? वजन बनाए रखने के लिए, ऊंचाई बनाए रखने के लिए, शारीरिक गठन बनाए रखने के लिए, या केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक जरूरतों को बनाए रखने के लिए। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक होता है। तो ऊर्जा का उपयोग होता है उद्देश्य केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक जरूरतों को बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, एक वयस्क में आधारीय चयापचय के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि एक एडल्ट पर्सन के अंदर बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन में आपके शरीर के वजन का 0.5 किलो कैलोरी प्रति घंटा प्रति केजी, शरीर के वजन का 1 किलो कैलोरी पर घंटा पर केजी, शरीर के वजन का 2 किलो कैलोरी पर घंटा पर केजी, एंड शरीर के वजन का 4 किलो कैलोरी पर घंटा पर केजी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी, यानी कि शरीर के वजन का 1 किलो कैलोरी प्रति घंटा पर केजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पोलियोमाइलाइटिस के संक्रमण का भंडार कौन है? तो आपको ये बताना है, जो पोलियोमाइलाइटिस है ना, इसके संक्रमण का भंडार क्या है, यानी कि इसके इन्फेक्शन का जो भंडार है वो क्या है? गाय है, मानव है, बंदर है, या कुत्ता है? तो पोलियो जो माइलाइटिस का संक्रमण का कारण वो मानव ही होता है, यानी कि कौन होता है, ह्यूमंस ही होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शाकाहारी भोजन की समग्र प्रोटीन गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन से उपयुक्त संयोजनों की सलाह दी जा सकती है? अंडे और मांस, अंडे और अनाज, अंडों का उपयोग करना, अनाज दाल संयोजन यानी कि खिचड़ी का उपयोग करना। तो ठीक है, शाकाहारी भोजन का समग्र प्रोटीन यानी कि प्रोटीन, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? जो लोग वेजिटेरियन है तो वो ले सकते हैं अनाज दाल संयोजन खिचड़ी के द्वारा, यानी कि खिचड़ी बनाकर। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात तो वो कौन है, वेजिटेरियन है, ऊपर से उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए। तो जैसे आपका जो दाल होगी तो दाल में आपका लाइसिन प्रोटीन होता है और चावल में आपका मिथाइनिन प्रोटीन होता है। तो अब दाल चावल को या तो मिक्स करके खाएं या खिचड़ी बना के खाएं, तो उनसे क्या हो मिलेगा, उनको
इससे उनको लाइसिन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और मिथाइनिन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। और खिचड़ी में तो वेजिटेबल्स भी डाली जाती है और कई तरह की दालें डाली जाती है, तो एक परफेक्ट प्रोटीन हाई क्वालिटी का भोज्य पदार्थ आपका खिचड़ी माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर वेजिटेरियन सोर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप आहार में कौन सा सुरक्षात्मक भोजन शामिल करेंगे। यानी कि अगर हमें बच्चे की क्या करना है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम कौन से सुरक्षित यानी कि प्रोटेक्टिव फूड को शामिल करेंगे। फल को शामिल करेंगे, दालों को शामिल करेंगे, शर्करा को शामिल करेंगे या मछली को शामिल करेंगे। तो इसमें हम शामिल करेंगे फ्रूट्स को यानी कि फल को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन में आपके जन्म और मृत्यु दर है, शहरीकरण और मृत्यु दर है, लिंग अनुपात और जन्म दर है और परिवार का आकार है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कमेंट की आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए, बात हो रही है आपकी किसकी, जनसंख्या वृद्धि की। तो बात जब जनसंख्या वृद्धि की हो रही है तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा बर्थ एंड डेथ रेट यानी कि जन्म और मृत्यु दर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है जिसका मानव पोषण में महत्व है। तो आपको क्या बताना है क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी है। ग्लूकोज है, स्टार्च है, रैफिनोज है या सुक्रोज है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है आपकी क्या, ग्लूकोज। जैसे आपको पता है ना कि क्या होता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता है मोनोसैकेराइड में। जैसे कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में बांटा गया है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या आ जाता है आपका, मोनोसैकेराइड में आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। और डाइसैकेराइड में आता है आपका सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड में जितना जो बचा होता है जैसे स्टार्च हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं आपके पॉलीसैकेराइड में आ जाती हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, आहार में सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट का इष्टतम स्तर शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए प्रोटीन का उपयोग करने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। शरीर की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन है प्रोटीन स्पेयरिंग सिंड्रोम, प्रोटीन स्पेयरिंग प्रभाव, प्रोटीन वेस्टिंग सिंड्रोम एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन वेस्टिंग प्रभाव। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट, ठीक है, यानी कि प्रोटीन स्पेयरिंग प्रभाव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भोजन में कोई आहारीय फाइबर नहीं होता है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा भोजन ऐसा है जिसमें आहारीय फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर नहीं होता है। मांस में नहीं होता है, चावल में नहीं होता है, नारंगी में नहीं होता है या अरहर दाल में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मांस, ठीक है, यानी कि मीट में आपका डाइटरी फाइबर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मानव की बड़ी आंत में किण्वन के साथ कौन से कार्बोहाइड्रेट मानव छोटी आंत में पचने के लिए प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, मानव की बड़ी आंत में किण्वन के साथ, ठीक है, किसके साथ, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के साथ कौन से कार्बोहाइड्रेट मानव छोटी आंत में पचने के लिए शारीरिक प्रतिरोधी होते हैं। ऑप्शन में है डाइसैकेराइड है, लैक्टोज है, सेलुलोज है या मोनोसैकेराइड है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज जो जो हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, वो सेलुलोज को पचा सके वो हमारी बॉडी में विद्यमान नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, एक वयस्क के आहार में मात्रा कितनी होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक्चुअली में ये है कि एक वयस्क के आहार में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। क्या है कि एक वयस्क या एक एडल्ट पर्सन के आहार में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए न्यूनतम में, 400 से 430 ग्राम पर डे,
300 से 330 ग्राम पर डे, 200 से 230 ग्राम पर डे और 100 से 130 ग्राम पर डे। तो न्यूनतम में देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि 100 से 130 ग्राम पर डे। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। आपके जो क्वेश्चन थे आज थोड़े डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखिए, जैसे कि आपका बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ अभी, उसमें मतलब पहले क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते थे, पर अब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं, जैसे रिव्यू से पता चला स्टूडेंट के, पर पहले के अकॉर्डिंग हार्ड थे क्वेश्चन। तो आपको पेपर का एक तरीके का पैटर्न पता चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इजी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाने, क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।